नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूं आपके साथ राजश्री और आज एक बेहद अहम मसले के साथ आपके सामने हूं। और आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के एक ऐसे स्तंभ की जो दरअसल सभी के पीछे काम करता है, यानी कि अफसरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की। और ब्यूरोक्रेसी की अगर बात हो रही है तो क्या ऐसा है कि उस पर विधायिका लगाम लगाना चाहती है, एक बड़ा मसला है। हमारे फेडरल सिस्टम को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि सभी के बीच संतुलन हो, लेकिन हाल फिलहाल में केंद्र और राज्य सरकारें एक बार से टकराव की राह पर फिर से दिख रही हैं। इस बार मसला है आईएएस का, यानी बाबुओं का। जी हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बंदरबाट अब केंद्र राज्यों के रिश्ते में खटास घोलने लगी है। सरकार चलाने के लिए अच्छे अधिकारियों की जरूरत पड़ती है और ब्रिटिश राज से भारतीय प्रशासनिक सेवा को स्टील फ्रेम की उपाधि दे दी गई थी, जिसमें सभी कुछ बेहद सही तरीके से और इस तरह से स्पष्ट रूप से बनाया गया ताकि एक दूसरे के शक्ति को कोई किसी भी तरह से खींच न सके, अपनी तरफ ज्यादा पलड़ा भारी न कर सके। ये वो फौलादी ढांचा था जो भारत को जोड़ कर रखे हुए है अब तक। भले ही अतिशयोक्ति हो, लेकिन आईएएस काडर की महत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता। हालिया प्रकरण भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन से जुड़ा हुआ है। दरअसल डीओपीटी ने हाल ही में आईएएस के कैडर नियम 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की मांग के लिए केंद्र के अनुरोध को रद्द करने के लिए राज्यों की शक्ति को छीन लेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब केंद्र के अधिकारियों की मांग को राज्य नजरअंदाज नहीं कर सकते। वर्तमान व्यवस्था के तहत राज्यों से अधिकारी स्वेच्छा से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनते हैं। केंद्र इन अधिकारियों में से रिक्त पदों के लिए या निकट भविष्य में रिक्त होने वाले पदों के लिए चयन करता है। हर राज्य का एक निश्चित कोटा होता है, जिससे ज्यादा उसके अधिकारियों को केंद्र द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। उधर केंद्र की पहल को शक की नजरों से देखा जाना था ही, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और झारखंड समेत अब तक 9 गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य केंद्र के प्रस्ताव के विरोध में ये कहते हुए साथ आ गए हैं कि ये देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है, ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नहीं मुक्त कर रहे हैं, जिससे केंद्र में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। हकीकत यह है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनने वाले अधिकारियों की संख्या में पिछले दशक में गिरावट आई है। 60 के दशक में जहां अवर सचिव स्तर पर कई आईएएस अधिकारी होते थे, वहीं वर्तमान में केंद्र सरकार के लिए संयुक्त सचिव स्तर पर भी पर्याप्त संख्या में अधिकारियों का मिलना मुश्किल होता जा रहा है। आमतौर पर राज्यों की कुल संवर्ग संख्या में से लगभग 25 से 30% अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हुआ करते थे। जनवरी 2021 की अगर बात करें तो जनवरी 2021 तक देश के 5200 आईएएस अधिकारियों में से 460 से भी कम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। 2021 में केंद्र सरकार के साथ केवल 10% मध्य स्तर के आईएएस अधिकारी तैनात थे, जो 2014 में 19% थे। ऐसे में केंद्र सरकार का कामकाज कैसे चलेगा, ये सवाल तो है। लेकिन केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग या डीओपीटी ने एक मेल जारी किया है। इसके बाद केंद्र ने 25 जनवरी 2022 तक टिप्पणी और सुझाव मांगे हैं। राज्य सरकारों को रिमाइंडर भी भेजा गया और कुछ राज्यों ने प्रतिक्रियाएं भी दी और कुछ ने परिवर्तनों पर आपत्ति जताई। पश्चिम बंगाल अपनी असहमति पर मुखर रहा, ये कहते हुए कि पोस्टिंग की अनिश्चितता राज्य सरकार के तहत आईएएस अधिकारियों के काम में बाधा डालेगी। तमिलनाडु ने इसे संघीय नीति और राज्य की स्वायत्तता की जड़ पर हमला करार दिया। ज्यादातर विरोध और गैर बीजेपी शासित प्रदेशों से आई है और जाहिर सी बात है कि वहीं से आनी भी थी। विरोध इसलिए भी कि राज्य सरकारें सोच ये रही हैं कि केंद्र अधिकारियों पर नियंत्रण के जरिए अपनी नीतियों को जबरदस्ती लागू करवाएगा। जो राज्य की स्वतंत्रता है वो कहीं न कहीं इससे प्रभावित होगी। दिल्ली में एक उदाहरण हम देख रहे हैं।
उधर कानून व्यवस्था पर भी केंद्र नजर रखने की कोशिश करेगा, इस पर हस्तक्षेप करेगा। अधिकारियों को राज्यों में एक छत्र राज्य अभी चलता हुआ सा दिखता है, वो केंद्र में आने में कम हो जाएगा और केंद्र इस नियम के जरिए विपक्षी राज्यों के शीर्ष अधिकारियों को नियंत्रित करेगा। अधिकारियों पर नियंत्रण मतलब राज्य सरकारों पर नियंत्रण। हालात ये है कि कई राज्य अपने अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में भेजने से अभी तक कतराते रहे हैं। अब ऐसे में एक बात तो तय है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के आचरण को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच जो हालिया गतिरोध हुआ, जहां केंद्रीय आदेशों की अवहेलना की बात कही गई, अब इससे केंद्र जगा और ये भी माना जा रहा है कहीं ना कहीं वो एक टर्निंग पॉइंट बना है केंद्र के लिए कि इस तरह के नए नियम लाए जाएं। ऐसा नया आईएएस सेवा अधिनियम अस्तित्व में आने के बाद नहीं होगा, केंद्र ये चाह रहा है और इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। अब इन सभी तकरार के बीच एक चीज जो प्रभावित हुई है वो है संघीय ढांचा। प्रस्तावित नियम लागू होने के बाद संघीय ढांचा पर और दबाव तो बढ़ेगा। आज इन सब मसलों पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद एक खास पैनल जुड़ेगा जो न केवल इस पूरे मामले पर अनुभवी भी है, बल्कि हम इस स्थिति में किस तरह का समाधान हो सकता है इस पर भी देखने के काबिल वो हमारा पैनल है। मैं पैनल से रूबरू आपको कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरी लड़ाई क्या है, आखिर ये बात शुरू कहाँ से हुई है और कहाँ तक पहुंची है। सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। क्या सभी कुछ बाबू ही करेंगे? जी हाँ, पिछले साल फरवरी में पीएम मोदी द्वारा लोकसभा में ब्यूरोक्रेसी को लेकर की गई यही तीखी टिप्पणी खासी चर्चा का विषय बन गई थी। आज जब आईएएस अफसरों को लेकर केंद्र खींचतान कर रहा है तो ये टिप्पणी और भी ज्यादा मायने रखती है। केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर आईएएस अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए आईएएस सेवा नियमों में संशोधन के भारत सरकार के प्रस्तावित कदम को लेकर कई राज्य सरकारों की गंभीर चिंता है। केंद्र कह रहा है कि अधिकतर राज्य कैडर द्वारा निर्धारित सीडीआर के अनुसार अधिकारियों की संख्या को प्रायोजित नहीं करने के कारण कैडर में अधिकारियों की कमी है। इसे पूरा करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। विपक्ष कह रहा है कि आईएएस नियम 1954 में बदलाव का प्रस्ताव करके केंद्र अब आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की कमान सीधे तौर पर अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में गैर बीजेपी शासित राज्य इस पहल के पुरजोर विरोध में हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम को खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि ये अधिकारियों के बीच डर की भावना पैदा करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि ये संघीय नीति और राज्यों की स्वायत्तता की जड़ पर हमला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव केंद्र और राज्य सरकारों के लिए निर्धारित संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन सहयोगात्मक संघवाद की भावना के खिलाफ है और यदि इसे लागू किया जाता है तो राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है। 20 दिसंबर के शुरुआती प्रस्ताव में 2 संशोधन थे। पहला संशोधन था कि अगर राज्य सरकार अपने राज्य के कैडर के अधिकारी को केंद्र में पोस्ट करने में देरी करती है और केंद्र सरकार के फैसले को निर्देशित समय के भीतर लागू नहीं करती है तो केंद्र द्वारा निर्दिष्ट तारीख से अधिकारी को कैडर से मुक्त माना जाएगा। दूसरा संशोधन था कि विशिष्ट परिस्थितियों में जहां केंद्र सरकार द्वारा जनहित में कैडर के अधिकारियों की जरूरत होगी तो राज्य को उसके फैसलों को निर्दिष्ट समय के भीतर लागू करना होगा। राज्य केंद्र के एक तरफा रवैये से खफा है। वैसे केंद्र में अफसरों की कमी का आलम ये है कि जनवरी 2021 तक देश के 5,200 आईएएस अधिकारियों में से 460 से भी कम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। 2021 में केंद्र सरकार के साथ केवल 10% मध्य स्तर के आईएएस अधिकारी तैनात थे, जो 2014 में 19% थे। दूसरी ओर
इस स्तर पर अधिकारियों की कुल संख्या 2014 में 621 से बढ़कर 1130 हो गई है। जाहिर है कि स्थिति गंभीर है, लेकिन केंद्र का बिना राज्यों की राय लिए बगैर प्रस्ताव बनाना और फिर प्रस्ताव को कानून बनाने की कोशिश संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरे मामले में पेंच दर पेंच है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जस्टिस एम एल वेंकटचलैया जुड़ रहे हैं, पूर्व CJI, और हमारे साथ GK पिल्लई साहब जुड़ेंगे, पूर्व गृह सचिव। वजाहत हबीबुल्ला जुड़ेंगे, पूर्व CIS रह चुके हैं। उसके अलावा मधुकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व IAS हैं। शंकर राजू जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूर्व न्यायिक सदस्य CAT के। और इंद्रजीत पदवार साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एडिटर इंडिया लीगल के। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह की जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो ये लड़ाई चल रही है, वो पहली बार नहीं है, दिख रहा है। पर जाहिर सी बात है कि अब ये मामला कुछ ज्यादा गंभीर हो गया है। बहुत बहुत स्वागत आप सबों का। सबसे पहले जस्टिस एम एल वेंकटचलैया, आई विल लाइक टू कम टू यू. The recent proposal change the deputation rules has created center-state conflict. Concept of federalism is under test, and constitution is also facing a challenge. What is your first reaction on this, sir? The Indian constitution is strong enough to take care of it. It can be federal when it is desirable to promote federalism. It can be unitary in times of crisis, where the country has to be managed in times of serious opposition from outside. Therefore, the Indian constitution framework is resilient. 70 years Sir. It has been tried out. I think the next generation of Indians, with the experience they have had, will manage it much better, and I am sure the country has a good future. सर बिल्कुल सर, और एक बहुत उम्मीद भरी शुरुआत हम कर सकते हैं। अभी हमने 26 जनवरी मनाई है, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद तो है, लेकिन इसको लेकर बहस जरूर शुरू हो गई है। वजाहत हबीबुल्ला साहब, जो केंद्र के प्रस्तावित डेपुटेशन के नियमों में जो बदलाव आप देख रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यह जो IAS रूल्स में कुछ चेंज लाया गया है, बदलाव लाया गया है जी। इसके बारे में काफ़ी वाद विवाद हो रहा है। किंतु इस विषय पर हमारा जो ग्रुप है, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स का, अपने को CCG हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप, हमने अपनी जिम्मेदारी ये समझी है कि अगर हम समझते हैं कि संविधान की उल्लंघन हो रहा है किसी प्रकार से सरकार की तरफ से, तो उनकी नोटिस में ये बात लाएं और जनता की नोटिस में ये बात लाएं, ताकि इस प्रकार की चीज़ ना हो। जी। ये जो बदलाव लाने की बात चल रही है, बात क्या चल रही है, लेकिन इसके कदम उठाए गए हैं, तो ये इसके बारे में काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भारतवर्ष के प्रशासन का ढांचा है, आपको पता है कि सिविल सर्विसेज के बारे में कहा गया है आयरन फ्रेम। खैर, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मैं नहीं समझता कि आयरन फ्रेम है, किंतु इसमें कोई विवाद है नहीं कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वह, और विशेष तौर पे IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों सर्विस जो है, ये भारत को एकत्रित रखने में इनका बड़ा भारी रोल है। और यह रोल सरदार पटेल ने भी स्वीकार किया था जिस समय संविधान बनाया जा रहा था जी। उन्हीं की वजह से ये है कि इस प्रकार की सिविल सर्विस रखी गई। और हालांकि बहुत सारे लोग ये समझते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समझते थे कि इसको स्टील फ्रेम कहा गया है। तो इसमें कमज़ोरी कैसे आएगी? इसलिए कि जो इस समय नियम बने हुए हैं, और इसके बारे में जो संविधान में इसका रेफरेंस है, तो उससे ये है कि राज्य में काम करते समय यह पूरी तरह से राज्य के ही कार्यकर्ता हैं,
सामाजिक और जनता के सेवक। जी और जब केंद्रीय सरकार में काम करते हैं तो संपूर्णतः पूरी तरह से इनकी लॉयल्टी, इनका काम सारा केंद्रीय सरकार की तरफ ही इनका काम उसको इफेक्टिव करने में इनका काम लगा रहता है। और जिस प्रकार से ये किया गया है, ये नियमों की तरह से के प्रकार से किया गया है। अब जो नियम किए गए हैं, जो लागू करने की का इरादा है, जो बदलाव लाने की का इरादा है, इसमें कमजोरी आ जाएगी। और हमारा ये शक है कि इसमें कमजोरी आने से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कमजोरी आ जाएगी और इस प्रकार से भारतवर्ष की एक जहती में कमजोरी आ जाएगी। बिल्कुल। बतौर साहब, जो एक बड़ा मसला उठ रहा है वो यही है कि इस पूरे मामले से जो फेडरल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खतरे में आएगा, कहीं ना कहीं उसमें समस्या होगी। एक पत्रकार होने के नाते हमने देखा है, एक और बात इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि सरकारें होती हैं वो हमेशा ब्यूरोक्रेसी पर अपना लगाम लगाना चाहती हैं। क्या इस पूरी कोशिश को वैसे ही देखा जाना चाहिए, बहुत इसके लीगल इम्प्लीकेशंस में नहीं जाना चाहिए, या फिर वाकई ऐसी स्थिति बनेगी जो जिसको पहले प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में वो विश्वास रखेंगे, लेकिन अब वो अपनी बातों से पलटते हुए दिख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? और ये बहुत बड़ा लीगल इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल इशू बनेगा, आपको ऐसा लगता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल इशू ये बना हुआ है, ये कोई नया विवाद नहीं है जो चल रहा है। अब जब जैसे वजाहत कह रहे थे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट्स हो रहे थे तो पटेल वाज अ वेरी बिग सपोर्टर कि आईसीएस जो है उनके ऑफिसर्स जो है वो उनको कंटिन्यू करना चाहिए, और उनके खिलाफ भी बहुत लोग थे कि आईएएस आईसीएस ये अंग्रेजों ने समझो कि वो उनका गंध है जी, और उस गंध को बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए अपने द्वार से। एक और एटीट्यूड थी आईएएस के खिलाफ और आईसीएस सेंट्रल सिविल सर्विस के खिलाफ, जो राजा गोपालचारी कहा करते थे कि ये लाइसेंस परमिट राज, क्योंकि वो नेहरू की निंदा करते थे, वो आइडियोलॉजिकली अपोज थे, तो वो कहते थे ये लाइसेंस परमिट राज जो है, जो इस वक्त जो मोदी जी अब दोहरा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बाबू लोग भी एरोप्लेन चलाएंगे, ऑयल इंडिया चलाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो राजगोपालचारी कहते थे। और इवन कृष्णा मेनन जो नेहरू के बहुत खास थे जी, और लेफ्टिस्ट थे, वो भी ब्यूरोक्रेसी की निंदा कहते थे कि वो कहते थे कि देखिए जो अंग्रेजों ने जब छोड़ा तो ये जो गोरे साहब थे वो चले गए, और हम जैसे सांवले साहब, ब्राउन साहब ने उनको रिप्लेस कर दिया। तो ये विवाद पुराना है कि कोई ये नई चीज नहीं है। इसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, इसको स्टील फ्रेम और इसमें भी लीगैलिटीज आती हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिंदुस्तान को चलाना कोई मजाक नहीं है। और जो आईसीएस ऑफिसर्स भी जो थे, जो जब आईसीएस क्रिएट हुई थी इंडियन म्यूटिनी के बाद 1857 के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज किया गया था, तो बहुत से आईसीएस ऑफिसर्स जो थे वो एब्सोल्युटली डेडिकेटेड थे कि इंडिया, वो तो उस टाइम पे नेशनलिज्म तो कुछ था नहीं ना, तो एंड इंपीरियलिज्म वाज नॉट अ डर्टी वर्ड एट दैट टाइम। अब तो मोरालिटी चेंज हो गई, तो वो एक हिंदुस्तान को, अपनी कॉलोनीज को वो एक विलायत का हिस्सा मानते थे, और वो बहुत ही डेडिकेटेड तरह से हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की प्रोग्रेस के लिए काम करते थे। जैसे एबटाबाद उन लोगों ने बनाया, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट ये लोग लाए। तो ये कॉन्टिन्यूटी इन द मिडस्ट ऑफ चेंज, ये स्टील फ्रेम का जो एप्लेशन जो है, जो कहते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर ये बनाना रिपब्लिक ना बन जाए कि जैसे अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो पूरा स्टेट डिस्टेबलाइज हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये स्टील फ्रेम जो ढांचा है ये कॉन्स्टिट्यूशन को स्तंभित रखे। बिल्कुल। और गवर्नमेंट, जैसे कि अदरवाइज आप देखिए चंद्रशेखर आए, इंदिरा गुजराल आए, देवेगौड़ा आए, छोटी सरकारें बनी बहुत सालों से। बहुत ऐसी सरकारें आई जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे हमला करने की कोशिश की, तभी भी हिंदुस्तान टिका रहा। और वो टिका रहा लार्जली बिकॉज ऑफ द आईएएस एंड द प्रिंसिपल्स इम्ब्यूड इन द आईएएस इन टर्म्स ऑफ
कि नेशनलिज्म बिल्कुल किस तरह से एक नेशनलिज्म को एक क्रीडो बना के जी। आप गवर्न करेंगे, बिल्कुल। और संविधान के अनुसार आप गवर्न करेंगे। बिल्कुल। मधुकर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर गुप्ता जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि ये पूरा जो मामला है जिस तरह से उठा है वो ये एक शक सा पैदा करता है, खासकर आईएएस के ऊपर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की हमने बाइट देखी जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी कि सारे कुछ बाबू ही करेंगे, क्या आपको ऐसा अभी तक हम लोगों की समझ थी, जैसा बदवार साहब ने कहा, वजाहत साहब ने कहा कि स्टील फ्रेम हम मान के चलते थे बाबुओं के इस पूरी व्यवस्था को, लेकिन अब ऐसा आपको लग रहा है कि केंद्र और राज्य के इस पूरे रस्साकशी में जो सबसे बुरी हालत हो रही है वो हो रही है इस पूरी व्यवस्था की और उन आईएएस ऑफिसर्स की जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत खूबसूरत फ्रेज मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था। उसमें कहा गया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्यूरोक्रेट्स बिकेम गॉड्स एंड पॉलिटिशियंस बिकेम मास्टर्स ऑफ दोज गॉड्स। तो जैसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि आजादी के बाद भी ब्यूरोक्रेसी जो थी, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो अपने आप को भगवान समझने लग गए और जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स थे वो उनको उन लोगों को डोमिनेट करने लगे। अब आप देखिए, जो जुडिशरी है, जुडिशरी में बदलियां होती हैं, मोशंस होते हैं, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स का कोई लेन देन नहीं रहता है। हालांकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में किसको लगाना है वो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, परंतु नीचे जो लोअर जुडिशरी है उसमें जो भी पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस होती है, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हमारे यहाँ पे तो कब फटी हुई चिट्ठी आ जाए, कब किसकी कब बदली हो जाए, जरा सी नाराजगी हो गई लोकल एमएलए से, एमपी से, हमारी स्थिति तो वो हो गई है कि एक बैट्समैन खेलने के लिए ग्राउंड पे उतारा जाता है और उसको ये पता नहीं कि उसके पास ओवर कितने हैं, उसको क्या करना है। देखिए, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। अब इंडिपेंडेंस के बाद अंग्रेज जब थे, अंग्रेजों की नफरी, जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, 33 करोड़ के मुल्क में उनकी नफरी 1 लाख की, और उनको मालूम था कि अगर इस देश पे राज करना है तो जिलों से राज करना पड़ेगा। और जिलों में केवल 2 व्यक्ति थे जो अंग्रेज होते थे या आईसीएस से या आईटी से आते थे, जिनके ऊपर उनको पूरी अथॉरिटी दी जाती थी और जिम्मेवारी दी जाती थी। जी। अब आजादी के बाद उनका विकेंद्रीकरण करना लाजमी था, हुआ भी है, पंचायती राज इत्यादि। परंतु आज भी मान लीजिए किसी जिले में कलेक्टर अच्छा नहीं है, एसपी अच्छा नहीं है, तो उस जिले के लोग साल 2 साल कितना दुख पाते हैं मैं बताता हूं। और जो अधिकारी लगाए जाते हैं, सबसे चिंता की बात यह है कि उन्हीं ताश के पत्ते उतने ही हैं जी। अब उन पत्तों को आप कैसे यूज करते हैं? हाँ। उनमें से, हमारे में से, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, हाँ। मैं 50 से ज्यादा मुल्कों में गया हूँ, देश में अध्ययन किया है, एक्सपर्टाइज हासिल किया है। हमारे में से 10% लोग ऐसे हैं जो दुनिया में कहा गया कि साहब मिल को चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, उद्योग धंधे चला रहे हैं। शासन के प्रिंसिपल्स वही हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वही हैं, अमेरिका हो या भारत हो, प्रिंसिपल बदलते नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन हमारे देश में जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था उसके हिसाब से उनको बहुत विश्वास नहीं है अपनी ब्यूरोक्रेसी पे, इसलिए वो कह रहे हैं कि बाबू ही सब कुछ करेंगे क्या। और उसकी वजह से, और जिस तरह से बंगाल और केंद्र के बीच एक टसल चला, उसके बाद से ये सरकार जो है, केंद्र सरकार जग गई और अचानक से उसने इस तरह की चीजें की हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं समझ रही हूँ कि बाबुओं की जरूरत भी है और कई जगह लूफोल्स है, पर उस लूफोल्स को भरने के लिए क्या आप ये उपाय समझते हैं? मैंने जैसे कहा कि हमारे बदली के आदेश कब आ जाए हमें पता नहीं जी, और जो वो आदेश देते हैं अधिकारी उन्हीं के निर्देशों को फॉलो करना चालू कर देते हैं। जी जी। अब सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे देश के जो चुनाव होते हैं, जब 1950s में पहली बार चुनाव हुए, उसके बाद से हाँ। जो डीएम होता था, जो अधिकारी होते थे, एसटीएम, जो भी, हाँ।
जो रिटर्निंग ऑफिसर होते थे उनके ऊपर कभी ऑब्जर्वर नहीं लगाए जाते थे, जी जी उन पे विश्वास किया जाता था। हाँ ये लेकिन ऑब्जर्वर क्यों लगाने पड़े? जी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे चुनाव होते थे उनका जी इतना बिल्कुल उनके ऊपर प्रभाव रहता जी था कि जो इलेक्शन कमीशन था हाँ उसको भय रहता था जी कि अमुक डीएम जो है वो पूरी तरह से अपने कर्तव्यों की पालना करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल क्योंकि डीएम को मालूम है। जी मैंने भी अनगिनत चुनाव कराए हाँ बतौर जी हाँ जी डीएम, बतौर जी ऑब्जर्वर, जो भी। हाँ जो प्रेशर है, देखिए हम सब लोग इंसान हैं, हम जी भगवान नहीं है। बिल्कुल और इसी जो वजह से शायद इकोसिस्टम जी है हम उस इकोसिस्टम से बड़े नहीं है। जी बिल्कुल और पर इस इकोसिस्टम में जो अब तक बना हुआ था उसको कैसे डिस्टर्ब किया जा रहा है और क्या ये सही है गलत है, इसी पर हम आज बात भी कर रहे हैं। जीके पिल्लई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीके पिल्लई साहब, आपसे जरूर मैं जानना चाहूंगी कि डू यू थिंक सर दैट द सेंट्रल डेपुटेशन प्रपोजल हैज क्रिएटेड conflict between the center and the opposition ruled states? Why states are opposing the move? What is your point? Justification which the center is putting is basically because officers are not being sent to the center, even though there is a deputation reserve which is there in the state's allocation. So that is the real reason. But I think the more fundamental reason is that there is a total lackdown of trust between the central and the opposition governments. We have seen that in the case where even former Chief Secretary of West Bengal, on the last day of his retirement, he was posted to Delhi for one-day posting. I mean, it's unheard of. I mean, that sort of vindictiveness is what I think most state governments are worried about. But more than that, I think it is the utter lack of trust between the center and the state governments. My next question will be this to you, sir. For our viewers, please explain the process of deputation of IAS officers from states to center till now. How it happens and how it goes. States have the choice of making the recommendations for posting to the center. Sure. So they normally every year, I know in many states, they ask officers, are you willing to go for central deputation? So all the officers who opt for central deputation, their names are then sent subject to vigilance clearance and so on. Sure. They are put on offer to the center, and then the center circulates those names to the various ministries, and then some of them get picked up, some of them don't get picked up, depending, on his or her track record and so on. Okay. In any case, for those who are the empanelment of the officers is done by the Government of India. So if an officer is empaneled as a joint secretary, you can assume that he is competent enough, his confidential and his performance has been up to the mark, and therefore there should be no problem for the center to pick him up. जी शंकर राजू साहब, एक प्रोसेस बना हुआ था इन सब चीज़ों का, बट what has been your experience in CAT on central deputation cases? You see, foremost, what would I say is that this controversy should not be taken in the perspective of revenge sort of thing or opposed to cooperative federalism. If a legal angle is to be seen in this, an IAS officer, bureaucracy is one of the wings of the Constitution. They are doing so much service to the nation, and their cadre control is always with the central government. The chronology under the cadre rules is that a cadre is a state cadre, but it is called joint cadre. So it is the option of the employee or the IAS officer to go on central deputation on his own volition, for which DOPT has made rules in 2006 with a very long drawn meticulous process adopted for this. Now the question is, why this policy decision has been taken to propose an amendment in the cadre rules? You see, this is basically to save the sovereignty of this country. IAS cannot be above law. IAS cannot be above constitution. They have no right for posting. If they are posted to a place, they have to work there. It's an all India service, transferability all over India.
but the respect of the cadre is to be seen. Now, what is happening, you must have noticed in Bengal and in Punjab, the entire constitutional machinery has been put to hold. It was a security threat, national threat to the Honorable Prime Minister. It is not so, because their loyalty for the time being, once they are posted to the state, is naturally with the government there. So we should not look into this aspect whether opposition is there in this state or not. The question is, if the reserve, central reserve is lying, the posts are lying vacant, how to manage good officers from states? These officers at state are doing their best and they are helping in implementing the policy. But once it comes to the other things like ulterior motives of the government to go against the national interest. But what if, what are the main legal and service law issues when a deputation case arrives? Say if someone, let me complete. Say if someone doesn't want to be deputated to center, so what will happen? You see, that's why, you see, the previous examples, the past, has indicated that something went odd, something went wrong at the state level, and those states were in conflict with the center. Now, forget about whether BJP is there in center or not. Had it been Congress and BJP government at a place, now the same conflict would have arisen. Now the question is, this amendment, which has been circulated to all the states, my personal view is there should have been a referendum. Before it is implemented, there should be a referendum on it. That has not been done. But as a precautionary measure, this has been sent to, and their opposition from other states have come. Now the question is, why state is interested in a particular IAS officer? Why they are not letting him go to the central? Because in tandem, they are being used. Now the question is appeasement. An IAS officer, when in state, with all humility, I would say that this appeasement to stay back in state is more lucrative than going to central. Now, a good officer is equally required in central. Definitely, central sir. government also. Definitely. No, this idea is very good that if center also needs good officers. But my question is this: what if any particular officer doesn't want to come to center for so many reasons? Can he deny? Can he deny his deputation? One has no right to deputation, first of all. Yeah. So the option of a candidate is must. So this rule is lacking in only one thing, that whenever center overrules state in central deputation of an officer, his consent should also be taken beforehand. So that you see, the proposal is they have to create a reserve and they name their officer. Suppose the state makes a reserve and includes an IAS officer. He should make a representation to the state that I am not interested in this pool. So please remove my name and include anyone else. So this provision should be inserted that before this pool is prepared. But this provision right now this provision is not incorporated, sir. No, that's why the proposal has gone to all the states and their proposal would be considered. Definitely. It is not final, it is only tentative. But as a whole, this amendment does not violate any fundamental rights of IAS or their service conditions. No. This is my... Sir. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद ये जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये पूरा अधिकार है कि व्यवस्था कैसे चले, विशेषकर केंद्र सरकार को, और इसके लिए वो परिवर्तन कर सकता है. लेकिन परिवर्तन के पीछे की मंशा बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है. और क्या इस परिवर्तन के पीछे की मंशा साफ है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. अब वजाहत हबीबुल्लाह साहब के पास चलूंगी. वजाहत साहब, जब बात हो रही है तो हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं उन सबको आपने सुना होगा, और
एक बात हुई है कि केंद्र के पास ये अधिकार है कि वो परिवर्तन कर सके, चेंजेस कर सके, व्यवस्था को चलाने के नाम पे कर सके, लेकिन ये विपक्ष के सरकार जो है, जहां जहां पर ऐसे दल हैं जो विपक्ष के हैं, उनकी सरकारें हैं, उन्होंने जो ये डर दिखाया है कि केंद्र का ये जो तरीका है राज्य के अधिकारियों को, आईएएस अफसर्स को नियंत्रित करने का, उनका ये डर है कि राज्य सरकार के अधिकारों को नियंत्रित करने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये डर जायज है या ये सहज नियम लागू करने के लिए एक केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है और वो अपनी शक्ति का एक्सरसाइज कर रही है? देखिए कि मेरे विचार में ये सोचे समझे बगैर ये काम किया गया है। इस समय एक पार्टी है केंद्र में, केंद्र सरकार जिसकी पार्टी है, और उनको वो चाहते हैं कि केंद्र का कब्जा सर्विसेज पे हो जाए, पूरी तरह से उनका कंट्रोल होना चाहिए जी। शक्ति उनको होनी चाहिए से ऑल इंडिया सर्विसेज पे। किंतु हो सकता कि कल, और हमारा लोकतंत्र है, कल जो सरकार केंद्र में है वो राज्य में होगा, तो फिर क्या कहेंगे? राज्य सरकार कहेगी कि अब मेरे पास अधिकार नहीं रहा, और केंद्र सरकार कहेगी हाँ आप ही ने तो हमें सरकार ये दे दिया है अधिकार, अब आप भुगतिए। तो ऐसा जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये बदलाव लाने की बात चल रही है, उससे जो हमारी संघवादी है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है, उसमें कमजोरी आएगी। बिल्कुल बथवा साहब, एक यही सबसे बड़ा डर है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं नुकसान ना हो जाए। ये जाहिर सी बात है कि केंद्र के पास तमाम शक्तियां हैं चीजों को परिवर्तित करने के लिए, लेकिन अभी अगर हम इसे थोड़ा सियासी नजरिए के साथ देखें तो तमाम इलेक्शंस हैं और तमाम राज्यों में इलेक्शंस हैं और जहां पर अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आपको लगता है कि ये सब कुछ जो जिस वक्त टाइमिंग है, जो जिस तरीके से लाया गया है, वो तमाम चीजें शक पैदा करती हैं? ये शक तो पैदा हो चुका है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये टसल के ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल किस तरह से किया जाए, ये कोई नई बात नहीं है, बट इसको एक फाइन आर्ट बन चुका है पिछले 4 या 5 सालों में। आप देखेंगे कि मोदी जी भी जो जिनकी स्पीच आपने मार्च 2021 की स्पीच थी, वही कि बाबू लोग ही सब करेंगे, बट मोदी जी सबसे ज्यादा उनकी जो विश्वसनीयता थी वो बाबुओं में थी जब वो गुजरात चला रहे थे। जितने भी बाबू थे वहां पे, उनके सीनियर सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, हालांकि पॉलिटिशियंस मोदी जी को क्रिटिसाइज करते थे उनकी अपनी पार्टी के, ओपनली नहीं मगर प्राइवेटली, के सेंट्रलाइज जो पावर किया हुआ है मोदी जी ने वहां पर गुजरात में, क्योंकि वो दूसरे पॉलिटिशियंस को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, और वो सिर्फ अपने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को ट्रस्ट करते हैं, खासकर उनके जो पब्लिक सेक्टर मिशंस थे, जैसे पानी पहुंचाना गांव-गांव, बॉर्डर तरफ पानी, विच वाज क्वाइट सक्सेसफुल इन गुजरात। और यहाँ भी उनका स्टाइल यही रहा है सेंटर में, कि जब वो 2014 में जब आए तो तभी भी एक सेलेक्ट सर्कल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स के साथ वो काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो उन्होंने जब ये एंटी बाबू स्पीच दी थी, ये असल में वो नेशन को प्रिपेयर कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन के लिए, कि विनिवेश के लिए ज्यादातर, कि एक ग्राउंड खड़ी कर दें। बट ये जरा डेंजरस होता है, बिकॉज ऐसा लगा है कि आप पूरे आईएएस पे अटैक कर रहे हैं। आईएएस वैसे ही बहुत ही दुर्बल हो चुकी है, क्यों जो मेन परिवर्तन आईएएस में आया है पिछले 10, 15, 20 सालों में, वो है कि प्रोफेशनलिज्म से वहां पर नौकरशाही आ गई है। बिल्कुल, ये मेन बच है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स मेन थिंग इज दैट his loyalty, his oath of office is to the constitution. It is not to a personal मालिक जो पॉलिटिशियन है, या चाहे वो स्टेट हो या वो वो या मिनिस्टर्स के साथ नहीं है, वो जी नहीं, he must make absolutely sure, and that is why the IAS, and that's why LK Jha and all these great HVR Iyengar, LK Jha, LP Singh, Venugopal Reddy, BK Chaturvedi, all these people, whenever they talked about civil service reform, वो हमेशा ये कहते थे कि जिस तरह से प्रोटेक्शन
और कंट्रीज में, स्पेशली यूएस में, सिविल सर्वेंट्स को दी गई है अगेंस्ट ओबेइंग एन इलीगल ऑर्डर. नाउ दिस इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, बिकॉज आप अगर कोई गैर संवैधानिक हुक्मनामा को लागू करने कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट के पास आए, तो उसका हक भी नहीं, उसकी ड्यूटी बनती है, उसको दायित्व है कि वो किसी ना किसी तरह से वो अपने जो पॉलिटिकल बॉस हैं उसको समझाए कि ये नहीं हो सकता. और बहुत लोगों ने किया भी है. हाँ. बहुत लोगों ने किया भी है. पर उसके लिए the bureaucrat needs more protection, not less protection. हाँ. Because he has to be protected against political influence. जैसे कि अमेरिका में सबसे बड़ा रिफॉर्म वाटरगेट के बाद जो आया था, क्योंकि वाटरगेट ये सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं था. हाँ. It was about the Richard Nixon trying to politicize the American civil service. कि जितने भी अपने पार्टी के लोग हों उनको कुछ जॉब्स में डेपुटेशन करके उनको, तो वहां पर एक अब बना हुआ है मेरिट सिस्टम्स प्रोटेक्शन बोर्ड, MSPB, कि एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो मेरिट काबिलियत पे चलती है, मेरिट पे चलती है. तो और उस बोर्ड के बड़े भारी पावर्स हैं कि जब कोई भी पॉलिटिकल बॉस के किसी कर्मचारी को, किसी IAS वाले को या किसी सिविल सर्वेंट को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे होता है, पॉलिटिकल पर्सन पे होता है कि वो प्रूव करे कि ये जो मैंने कदम उठाया है इस ब्यूरोक्रेट के खिलाफ, कि वो मोटिवेटेड नहीं है. जी हाँ, वो मोटिवेटेड नहीं है. ये प्रोटेक्शन जो थी हमारे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर से बिल्कुल हट गई है. बिल्कुल. आप देखिए खेमका को देखिए, और देखिए IAS के डेपुटेशन क्यों डेपुटेशन मेनली होता था कि जहां पर आपको एक्सपर्टीज मिले, बिकॉज सिविल सर्विस चेंज कर रही थी. इट्स नॉट सिंपली लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन. उसमें देखिए अब क्या क्या आ गया, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, वाटर मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सपर्टीज. तो डेपुटेशन का आइडिया ये था कि आप एक्सपर्ट्स को उठाइए जगह जगह से और उनको ऐसी जगहों पे रखिए कि जहां पर काम हो सके. बट क्या हो रहा है कि एक्सपर्टीज के लिए वो नहीं डेप्यूट कर रहे हैं, वो डेप्यूट कर रहे हैं बदला लेने के लिए. जी हाँ, वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं सिविल सर्विस को पॉलिटिकल एम्स के लिए. बिल्कुल. वजाहत साहब भी इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं. वजाहत साहब, वैसे तो लंबे समय तक आप IAS रहे और पिछली सरकारों को भी आपने देखा है और अभी की को भी देख रहे हैं, CIC भी रहे हैं. किस तरह का अनुभव रहा आपका और किस तरह का स्टैंड रहा था इस अधिकारियों को लेकर जो आपसी खींचतान केंद्र और राज्य के बीच होती थी? जब ये इस प्रकार का ढांचा बना था तब हम एक साम्राज्य के हिस्सा थे, एक कॉलोनियल पावर के. तो बदलाव आता रहा है, लेकिन हर एक बार विचार विमर्श के बाद मैंने भी इसके बारे में टिप्पणी की है और सरकार में रहते हुए भी मैंने पंचायती राज को और RTI एक्ट को और शक्ति देने की बात की है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही जो सरकार की है और विशेष तौर पे सिविल सर्विसेज की है वो बढ़े. तो ये बदलाव तो है और इसमें जाहिर है कि कुछ लोगों ने समझा कि नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ लोगों ने समझा कि नहीं ये ठीक है. एक जो मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, जानने का अधिकार RTI, तो बहुत सारे मेरे कॉलीग्स थे जो कहे अरे इससे तो हम जवाबदेह हो गए, हमारा काम हमें कमजोर कर दिया गया. तो इस प्रकार का टेंशन हमेशा रहा है और रहना भी चाहिए. जैसे मार्क्सिस्ट थियोरी है डेवलपमेंट की, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. तो ये तो होता रहे. ये हर एक ऑर्गन जो है उसके बढ़ावे के लिए, उसके विकास के लिए ये जरूरी है. तो उस प्रकार से ऐसे भी हो रहा है. ये कहना कि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ ये गलत होगा. किंतु इस दफा कुछ मेरे विचार में राज्य भी और जिनको इसके बारे में जानकारी है थोड़े भयभीत है कि अगर संवैधानिक जो उसूल हैं पूरी तरह से फॉलो नहीं किए जाएंगे तो इससे देश ताकतवर नहीं, इसके प्रशासन में विकास नहीं किंतु कमजोरी आ सकती. बिल्कुल. जी के पिल्लाई साहब, on the same issue, if we have seen center and state conflict in Bengal and Delhi, already we have seen, and with everybody has this kind of thought that that's why this all is happening.
this has implications for federalism also, and how do you see the issue in the larger context if we talk about federalism? I keep mentioning that there's a complete lack of trust between the central and state opposition governments currently. Sir. And this fear is partly again because of that they are in the opposition ruled states, and therefore they are likely to be picked and sort of made examples in retaliation to whatever the state government may be doing. But I think that is something which you cannot avoid. That is, we say cooperative federalism, we say that center and states, there must be a dialogue. These are issues which need to be discussed and settled. I mean, we have seen that happening, say, in the case of, say, Delhi government and the central government. I mean, you had the same Delhi Legislative Assembly Act. You had governments in power, and very, sort of with a little bit of give and take, very fruitful equations have been developed. Sir. But if you are going to make everything political, if you are going to make an example of the government, you don't want the other government to function, then it becomes very difficult. And therefore, my real appeal to both the center and the states, and more particularly the central government, is that you have to learn to discuss and have a dialogue with the state governments, accommodate their views also. They have certain views. Sir. And try and give and take is the policy in this sort of quasi-federal government setup that we have. Sir, Justice Venkatachalaya, after hearing the all comments, the center-state clash over deputation rules are not in tune with the larger values of constitution and federalism. How do you see this in a larger context of constitutionalism? I agree that there are many problems. Institutional managements are not the way they should be in the context of promotion of the larger values of the Constitution. But there is awareness of the lacunae and shortcomings. That awareness itself is a trigger for better management of institutions. I know parliamentary, see, the first and foremost thing is constitutionalism requires, as a part of the concept of larger concept of constitutionalism, Sir. respect for symbols of the Constitution, respect for the Parliament, respect for the courts, respect for the Election Commission. If you respect them, their Sir. sense of responsibility to the people will increase proportionately. You Bilkul, can't sir. always be criticizing everybody is criticizing everybody else. सर, बिल्कुल, और संविधान को ही सर्वोपरि मानना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। शंकर राजू साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, अब हम बिल्कुल आखिरी दौर में हैं अपने इस कार्यक्रम के। एक्सप्लेन व्हाट टू करंट proposed change in deputation rules will mean to IAS officers. Will they get a bad deal or good deal? Okay, you see, every administrative action has an object to be achieved. There has to be some hard burn. But as I spoke earlier, this proposed amendment is already in a proposed state. It is tentative. So a referendum should be done. And the comments of IAS associations, etc. would be taken. And then it can be referred to parliamentary committee as well. You see, the more discussions, the more results would come to avoid any legal battle in this. You see, it builds a bad name of our country throughout the world if the executive and politicians are loggerheads, and then there would be failure of the constitution. So as I suggested, the suggestions made by the state should be meticulously considered, and foremost, the option, the consent of the concerned who is to be in the pool
for central deputation is to be made mandatory under the rule. बिल्कुल This is all. सर मधुकर गुप्ता जी, एक आईएएस ही नहीं बल्कि एक तरह से मैं कहूँ तो भुक्तभोगी हैं आप। ये जो पूरी लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा तलवार आप लोगों पर लटकी रहती है और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हो रहा है। एक अगर फाइनल कमेंट के तौर पर मैं कहूँ तो आप क्या बोलेंगे अपने सहयोगियों को या पूर्व सहयोग जो अभी माफ कीजिएगा जो भविष्य के सहयोगी हैं, जो तमाम लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन है इन तमाम अधिकारियों के लिए और जो अभी स्थिति है वो बदलेगी और ये एक अच्छे परिवर्तन की ओर हम बढ़ रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं इतना तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, भले वो या राज्यों में, वो मेरिट को दरकिनार, वो मेरिट को आगे रखें। सारे अगर 100 अधिकारी हैं तो 100 अधिकारी एक लेवल पे नहीं होते, 100 में बहुत फर्क होता है। और जब आप 11 प्लेयर्स की टीम ग्राउंड पे उतारते हैं तो आप ये तय करते हैं कि ओपन कौन करेगा, वन डाउन कौन जाएगा, बॉलिंग कौन करेगा, ऑलराउंडर कौन है। तो विभिन्न जो अधिकारी की क्षमताएं विभिन्न होती हैं, मतलब वी हैव टू यूज देम टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल। तो आप सिंगापुर की सफलता देखिए कि एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर हैज द सर्विसेज ऑफ द सिंगापुर सिविल सर्विस, और उन्होंने कहा है कि सिंगापुर में हमारी सिविल सर्विस का जो सिंगापुर की ग्रोथ स्टोरी है उसमें हमारी सिविल सर्विस का कितना बड़ा योगदान है। मतलब आप मेरिट को इग्नोर करेंगे सिविल सर्विस, उन लोगों को लाएंगे जो आपके साथ कंप्लायंस करना चाहते हैं, कन्हाइव करना चाहते हैं, आपके गलत सही कामों में भागीदार बनना चाहते हैं, तो प्रदेश और देश कैसे तरक्की करेगा? बेसिक इशू मेरे लिए जो मैंने 35 साल से ज्यादा की सर्विस में देखा है वो ये अहम है कि मेरिट को रिस्टोर करिए, उस बैट्समैन को खिलाइए जो कम से कम समय में, कम से कम ओवर्स में सबसे ज्यादा रन बना के दे सके। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग, नहीं एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ईमानदारी का तगमा लगा के घूमते रहते हैं। उनसे पूछिए कि उन्होंने अपने करियर में हिंदुस्तान को, एक समाज को दिया क्या? अल्टीमेटली व्हेन द रबर हिट्स द रोड, आपने किया क्या? जी बिल्कुल। और शायद जो पूरी जो हमारे तमाम पैनल के तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनका भी यही मानना था कि कुल मिलाकर मानना यही है कि जो कुछ भी हो रहा है परिवर्तन बहुत जरूरी है, लेकिन परिवर्तन में जो रास्ता लिया जाए, जो उद्देश्य लिया जाए वो भी उतना ही शुद्ध होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस बहस में भाग लेने के लिए। और बहुत पहले गालिब ने लिखा था कि गालिब वजीफा ख्वार हो, दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। यानी एक बार जैसे आप नौकरी में आते हैं आपको उस हिसाब से चलना पड़ता है जिस हिसाब से राजा चलाता है। और ऐसा एक बार फिर से लग रहा है कि जो कहा गया कि आईएएस जो है वो गॉड की तरह से देखे गए, मेटाफर यूज किया गया और उनको चलाने के लिए राजनीतिज्ञ बन गए, मैंने गॉड से भी ऊपर। एक बार फिर से वही स्थिति पैदा हुई है और इसीलिए तमाम शक, तमाम शुबा भी पैदा हो रहे हैं कि कहीं ये पूरी जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो हमारे प्रजातंत्र के का जो मूल आधार है उसको कहीं डिस्टर्ब न करे। और इसी डर की वजह से तमाम तरह के बहसें शुरू हुई हैं। जरूरी ये है कि केंद्र सरकार अपने दिल को बड़ा करे, अपनी आंखों को और खोले और जो रास्ता राष्ट्र के हित में हो वो ही रास्ता अपनाए और अपने राजधर्म का पालन करे। और राजधर्म का पालन कितना होगा इस बात को लेकर कई जगह पर शक है और उस शक को दूर करने की कोशिश है। और कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो आईएएस की या तमाम अधिकारियों की स्थिति कुछ यूं है जैसा कि गालिब का शेर मैंने कोट किया, वैसे ही अकबर इलाहाबादी का एक शेर था कि रोजी मिल जाए मालो दौलत न सही, राहत हो नसीब शानो शौकत न सही। मतलब राहत तो उनको मिले, इस तरह के जो तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है कि पता नहीं कब उनको अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कहां से कहां भेज दिया जाएगा, ये राहत तो हर कोई चाहता है। और एक्सपर्टीज अगर हम लेना चाहे केंद्र सरकार और उन तमाम अधिकारियों के कि जो योग्य हैं उनको बुलाना चाहे तो उसका अधिकार है, पर रास्ते सही होने चाहिए। इस उम्मीद में कि ये पूरा मामला
आने वाले दिन में हमें हमारे जो संघीय प्रणाली है, ढांचा है, उसको कहीं भी डिस्टर्ब करता हुआ नहीं दिखेगा। आज इंडिया लीगल में इतना ही। नमस्कार।